नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट देखें, मतलब क्या क्या इसमें कवर्ड है, तो सबसे पहले आता है क्या, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कल्चर एज एडेप्टिव स्क्रीन। देन थर्ड टॉपिक जो है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। देयर आफ्टर जो टॉपिक है वो है क्या, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, फॉरेस्ट बेस्ड, वाटर बेस्ड एंड लैंड बेस्ड मूवमेंट। एंड देयर आफ्टर लास्ट टॉपिक जो है वो है इंडिजिनियस नॉलेज एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये यूनिट हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। तो अगर हम देखें तो इंटर रिलेशनशिप क्या है, सबसे पहले जो नेचर या फिर अगर हम मैन की बात करें, मतलब जो ह्यूमन है एज वेल एज जो नेचर है, उसके बीच में अगर हम स्पिरिट देखें या फिर उसमें हम क्या देखें कि उनके बीच में कैसा कनेक्शन है। ठीक है, तो सोसाइटी और एनवायरमेंट जो है वो ऑर्गेनिक है, डायनेमिक है एंड रेसिप्रोकल है। जो दोनों ही चीजें हैं, मतलब मैन एज वेल एज सोसाइटी, या फिर अगर मैं कहूं तो एनवायरमेंट। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, दोनों ही चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और दोनों ही चीजें क्या करती हैं, एक दूसरे को हेल्प करती हैं इन सस्टेनिंग द लाइफ। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलें तो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड holistic framework to understand interrelationship. ठीक है, it emphasizes that human life is shaped not only by physical nature but also by social interaction and spiritual values. ठीक है, तो जो नेचर है वो क्या है, फिजिकल तो है ही, पर क्या है, जो सोशियोलॉजिकल इंटरेक्शन है और स्पिरिचुअल वैल्यूज है उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब देखें तो जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे कहा जाता है कि पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको कट नहीं करा जाता। ठीक है, तो ये क्या है, ये कल्चर ऑफ द ह्यूमन नेचर है। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो सोसाइटी एंड एनवायरमेंट को अगर डिस्कस करते हैं तो सोसाइटी क्या है, बेसिकली नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि सोशल रिलेशनशिप्स के बीच का जो नेटवर्क है उसको टर्म किया जाता है एज अ सोसाइटी। मतलब जो सोशल रिलेशनशिप्स है, मान लो ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, ए एंड बी दो लोग हैं, तो इनके बीच में जो सोशल रिलेशनशिप है वो क्या है, वो है सोसाइटी। देन इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस, इन प्रीवियस यूनिट्स। ठीक है, देन एनवायरमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एनवायरमेंट में क्या आता है, सबसे पहले तो नेचुरल एनवायरमेंट, जैसे लैंड, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारा लैंड है, वाटर है, एयर है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, मतलब नेचुरल एनवायरमेंट में। देन उसके बाद सोशल एनवायरमेंट को अगर देखें तो उसमें क्या आता है, कस्टम, ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। तो सोशल एनवायरमेंट मतलब वो एनवायरमेंट जो मैन बना रहा है, मतलब एक होता है नेचुरल एनवायरमेंट जो किसने बनाया, भगवान ने, और जो दूसरा है वो सोशल एनवायरमेंट, वो किसने बनाया, वो ह्यूमन ने बनाया। देन उसके बाद देखें तो क्या है, कल्चरल या फिर सिंबॉलिक एनवायरमेंट, दैट इज बिलीफ, एथिक एंड रिलीजन वर्ल्ड व्यू। ठीक है, तो बेसिकली जो कल्चरल सिंबॉलिक एनवायरमेंट है वो क्या है, एक पर्सन के या फिर एक कम्युनिटी के या एक ग्रुप के जो बिलीव्स हैं, सर्टेन वैल्यूज हैं, वो चीज। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, मीटिंग एंड नेचर ऑफ मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका देखते हैं तो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज इंटीग्रेटेड ट्रेड है। कैसे, नेचर क्या करता है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट देता है, मैन क्या करता है, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एक्टर्स, एंड स्पिरिट क्या है, वैल्यूज, एथिक्स, बिलीव्स, कल्चर एंड मॉरल कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है, वो स्पिरिट है। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कि सबका अगर हम डिफरेंस देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिट। ठीक है, तो नेचर की स्पिरिट क्या है, दैट इज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट जो हम मिल रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, और मैन की स्पिरिट क्या है, जो ह्यूमन बीइंग, जो कि सोशल फैक्टर, मतलब जो रिलेशनशिप है बिटवीन द डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स। देन उसके बाद स्पिरिट क्या है, स्पिरिट वो चीज है जो हमारे अंदर की मॉरल वैल्यूज है, एथिकल बिलीव्स है। ठीक है, देन उसके बाद बात करें तो क्या है, नेचर द इकोलॉजिकल बेस ऑफ सोसाइटी, इसको डिस्कस करते हैं। तो रोल ऑफ नेचर, कैसे जो नेचर है वो सोसाइटी को शेप करता है। सबसे पहले जो नेचर है वो क्या प्रोवाइड करता है, फूड, वाटर, शेल्टर एंड एनर्जी, तो ऑब्वियसली हमें पता ही है। देन रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन भी कहां से मिलता है, हमें नेचर से मिलता है। तो जो प्रोडक्शन हो रही है इन द फैक्ट्रीज, उनको रॉ मटेरियल कौन दे रहा है, ऑब्वियसली नेचर दे रहा है। एंड देन क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग सेटलमेंट एंड ऑक्यूपेशन, तो नेचर हमें और क्या दे रहा है, जो हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं, जैसे अभी दिल्ली में लोग सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें कौन दे रहा है, नेचर दे रहा है। पर उसको डिप्लीट या डिग्रेड कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि विद मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ या विद अर्बनाइजेशन क्या हुआ, हमारा नेचर जो है वो उल्टा उस पर इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, देन उसके बाद
आगे चलते हैं तो क्या है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर देखें तो क्या है, अर्ली सोसाइटीज लिव्ड इन क्लोज हार्मोनी विद नेचर। तो पहले क्या होता था, जब ग्रामीण बसावट थी, जब लोग गांव में रहते थे, तो वो बहुत ज्यादा नेचर से एसोसिएटेड थे, नेचर से कनेक्ट होकर के रहते थे, ठीक है। पर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन हुआ, तो अर्बनाइजेशन से लोग क्या हुआ, नेचर से दूर हो गए और जॉब ओरिएंटेड हो गए, मतलब सर्विस ओरिएंटेड हो गए। तो पहले क्या था, एग्रीकल्चर था जो कि नेचर से जुड़ी हुई एक चीज थी, पर धीरे धीरे क्या हो गया, वो जॉब और इंडस्ट्रियल कल्चर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, मैन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अगर डिस्कस करते हैं एंड इन्वायरमेंटल एक्शन, तो इसको देख लेते हैं, ह्यूमन एज सोशल एंड इन्वायरमेंटल एक्टर्स। तो बेसिकली ह्यूमन क्या है, ह्यूमन बीइंग इज अ एक्टर। कैसे वो एक्ट करता है बिटवीन सोशल कल्चर एंड अपनी वैल्यूज और बिलीव्स के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है, और जो अपना रैशनल डिसीजन है, मतलब अपनी थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, ठीक है। ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर इज मीडिएटेड थ्रू, कैसे नेचर के साथ मीडिएट करता है ह्यूमन, सबसे पहले टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड नॉलेज सिस्टम। तो नेचर कैसे क्या क्या प्रोवाइड करता है ह्यूमंस को, सबसे पहले टेक्नोलॉजी, ठीक है, देन इकोनॉमी एंड देन सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है, और जो नॉलेज सिस्टम है, वो सब चीजें कहां से हमें मिल रही हैं, वो थ्रू नेचर मिल रही है, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एनवायरमेंट को अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या है, इकोनॉमी डिटरमाइंस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड कंजम्पशन। तो जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कहां से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, थ्रू द नेचर, और उसको कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी क्या है, एम्पलीफाइज ह्यूमन कैपेसिटी टू ऑल्टर नेचर। तो टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, जिससे नेचर पे उल्टा इफेक्ट आता जा रहा है। देन पॉलिटिक्स एंड लॉ देखें तो क्या है, रेगुलेट इन्वायरमेंट यूज। तो जो हमारा लॉ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जैसे हम बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड एयर पॉल्यूशन एक्ट एटसेट्रा। तो ये बेसिकली एक्ट्स हैं जिससे क्या हो, जो इन्वायरमेंट है उसको रेगुलेट किया जा सके। एंड कल्चर शेप्स एटीट्यूड्स टुवर्ड नेचर। तो जो कल्चर है एक ह्यूमन बीइंग का, उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का एटीट्यूड है टुवर्ड्स द नेचर, उसको शेप किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो स्पिरिट क्या है, एथिकल एंड कल्चरल डायमेंशन है। तो ऑब्वियसली स्पिरिट का मतलब क्या है, मॉरल वैल्यूज, एथिकल कॉन्शियसनेस, रिलीजियस बिलीफ, कल्चरल नॉर्म्स रिगार्डिंग नेचर, ठीक है। तो ये बेसिकली ह्यूमन स्पिरिट है, जो उसकी क्या आती है, मॉरल वैल्यूज, मतलब उसके अंदर की जो गुड फेथ में जो वैल्यूज हैं, एथिकल कॉन्शियसनेस है, जो उसके एथिक्स उसको बताते हैं, एंड जो रिलीजियस बिलीफ है, किसी भी पर्सन को अगर वो कम्युनिटीज में डिवाइडेड है, तो उसके कुछ जो भी रिलीजन वो फॉलो करे, तो उसके कुछ रिलीजियस बिलीफ होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो नेचर से इंटरेक्ट उसी सेंस में करता है। एंड देन कल्चरल नॉर्म्स, जो कि नेचर के रिगार्डिंग है। देन उसके बाद आगे चलें तो क्या आता है, रोल ऑफ स्पिरिट इन एनवायरमेंटल बैलेंस। तो क्या रोल है, सबसे पहले जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, मतलब जो हमारा पहले का कल्चर था, वो नेचर को किस तरीके से व्यू करता था, सेक्रेड, उनकी पूजा करता था नेचर की। जैसे पानी, जैसे जो रिवर्स है उसकी पूजा करी जाती है। देन उसको लिविंग मानता था, लिविंग एस्पेक्ट है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग बॉडी है, वो लिविंग बॉडी है, जैसे हम पेड़ की पूजा करते थे। देन स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट है, स्पिरिचुअलिटी से उसको रिलेट कर दिया, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करने से क्या हुआ कि लोग उसकी इज्जत तो करते ही थे, पूजा भी करते थे, और साथ में उसके खिलाफ कुछ भी करने से डरते थे, ठीक है। देन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू इनकरेज कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रिस्पेक्ट फॉर इकोलॉजिकल लिमिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से लिंक कर दिया, तो नेचर क्या हुआ, कंजर्व हुआ। देन जो नेचर में चीजें हमें मिली, उसका हमने सस्टेनेबल यूज करा, मतलब मैक्सिमम आउटपुट में हमने उसका यूज करा। एंड रिस्पेक्ट फॉर इकोलॉजिकल लिमिट्स, तो जो इकोलॉजिकल लिमिट्स थी हम उसकी रिस्पेक्ट करते थे और उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते थे, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले, देन उसके बाद देखें तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हुआ, लोगों की जो स्पिरिचुअल वैल्यूज थी वो खत्म हो गई और वो कमजोर हो गई। और कमजोर होने की वजह से क्या हुआ, जो नेचर का ओवर कंजम्पशन होने लगा, इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, जब लोगों की जो स्पिरिचुअलिटी वाली बिलीफ थी, जो उसके कल्चरल बिलीफ थे, जो उसके रिलीजियस बिलीफ थे, वो कमजोर हो गए, ठीक है। देन उसके बाद इंटर रिलेशनशिप अगर देखें तो इनके बीच में क्या है, तो नेचर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू एंड लिमिट्स। तो नेचर क्या करता है, हमें रिसोर्सेज देता है और उस रिसोर्स की एक लिमिट देता है। देन मैन क्या है, उस रिसोर्सेज को यूज करता है और फिर उसको यूज करने के बाद जिससे वो चीज मिली है उसी को ट्रांसफॉर्म करता है। एंड देन स्पिरिट गाइड्स हाउ रिस्पॉन्सिबली दिस ट्रांसफॉर्मेशन अकर। तो स्पिरिट से क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, वो कैसे होगी, ठीक है। देन उसके बाद बैलेंस रिलेशनशिप को अगर देखें, व्हेन स्पिरिचुअल वैल्यूज रेगुलेट ह्यूमन एक्शन, जब जो ह्यूमन एक्शन था वो उनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज से रेगुलेट होता था, मतलब मॉरल वैल्यूज, रिलीजियस एस्पेक्ट से, तब क्या होता था, नेचर इज यूज सस्टेनेबली, तब नेचर को सस्टेनेबल यूज किया जाता था। सोसाइटी जो है हार्मोनियसली जो है डेवलप होती थी, मतलब सबका डेवलपमेंट एक साथ होता था, एंड एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो बना रहता था, ठीक है। देन इम्बैलेंस रिलेशनशिप की वजह से क्या हुआ, जब स्पिरिट को इग्नोर करने लगे और स्पिरिट क्या होगी, कमजोर हो गई, जब हम मॉडर्नाइज हो गए सो कॉल्ड, ठीक है, तब क्या हुआ, नेचर जो है वो एक्सप्लॉइट होने लगा, सोशल इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ गई, एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस जो है वो आ गया,
देन उसके बाद देखते हैं तो क्या है इन्वायरमेंटल क्राइसिस एज ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मॉडर्न इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे अभी सर्दी में उतनी सर्दी नहीं होती, डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा पेड़ की कटौती, एंड पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन से तो दिल्ली वाला हर कोई सफर कर रहा है, एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो हमारे एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज हो रहे हैं, तो वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं तो क्या है मैन जो है वो डोमिनेट करने लगा नेचर को। जब पहले क्या होता था, जो नेचर है वो डोमिनेट करता था मैन को, पर अब क्या है जो ह्यूमन है वो नेचर को डोमिनेट करता है। देन स्पिरिट इज सबऑर्डिनेटेड टू प्रॉफिट एंड कंजम्पशन, तो स्पिरिट जो है वो सबऑर्डिनेट हो गई है, मतलब दब गई है, और अब क्या ऊपर निकल के आ गया है, दैट इज द प्रॉफिट और कंजम्पशन, मतलब मेन चीज क्या है, प्रॉफिट है, इकोनॉमिकल प्रॉफिट। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्या इंडियन पर्सपेक्टिव को अगर देखें तो क्या है इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस एम्फसाइज हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो ऑब्वियसली चाहे वो इंडियन हो चाहे वो कोई भी हो, पर जब तक वो अपने कोई भी पर्सन अपने इकोनॉमिकल बिलीफ को साइड में रखेगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट को साइड में रखेगा, तब तक क्या होगा, हर व्यक्ति ये चाहेगा कि ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या रहे, हार्मनी रहे, मतलब दोनों ही सबसिस्ट करते रहें। देन सेक्रेडनेस ऑफ रिवर्स, फॉरेस्ट एंड लैंड, तो रिवर्स, फॉरेस्ट और लैंड जो है वो क्या है, वो पूजनीय है। ठीक है, देन उसके बाद ड्यूटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट, जिसको बोला जाता है धर्म जो हमारा बनता है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। धर्म यहाँ पर रिलीजन से रिलेट नहीं करता बल्कि ड्यूटी से रिलेट करता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस अगर देखा जाए तो क्या है इन प्रेजेंट एरा एनवायरमेंट मूवमेंट स्ट्रेस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जो एनवायरमेंट मूवमेंट्स होती हैं, स्पेशल थैंक्स टू MC मेहता, ठीक है, तो इन्होंने जो एनवायरमेंट मूवमेंट्स करी उसकी वजह से क्या होता है, जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द नेचर वो जागती है लोगों की। ठीक है, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटीग्रेट्स इकोलॉजी विद जस्टिस। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अगर हम नेचर का यूज करें, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसका यूज करें इस लेवल पे कि मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो और मिनिमम उसकी वेस्टेज हो, तो उस केस में क्या होगा, जो इकोलॉजी है वो सोशल जस्टिस से इंटीग्रेट हो जाएगी। देन उसके बाद देखें तो क्या है क्लाइमेट डिस्कोर्स रिकॉग्नाइजेस कल्चरल एंड मॉरल डायमेंशंस, तो क्लाइमेट डिस्कोर्स जो है वो कल्चरल और मॉरल डायमेंशंस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो क्या है नेचर मैन स्पिरिट फ्रेमवर्क रिमेन्स हाईली रेलेवेंट इन एड्रेसिंग, तो ये किस चीज को एड्रेस करता है, सबसे पहले इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, तो इन्वायरमेंट को किस तरीके से गवर्न किया जा रहा है उसको। देन डेवलपमेंट प्लानिंग, तो जो डेवलपमेंट है, जैसे मान लो किसी कहीं पे सिटी आपको स्टैब्लिश करनी है तो उसके लिए आपको कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा नेचर पे, तो इस चीज पे। एंड देन क्लाइमेट एथिक्स, तो जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए जो एथिक्स है उसको ध्यान रखना। देन उसके बाद द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो एक बार इस कंक्लूजन को आप इसके कीवर्ड्स को देख लोगे ताकि आप अपने एग्जाम्स में अपने हिसाब से कंक्लूजन को फ्रेम कर सको। ठीक है, देन चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कल्चर एज एडेप्टिव स्क्रीन। इसका मतलब क्या है, जो कल्चर है वो क्या है, एडेप्टिव स्क्रीन है, मतलब कल्चर जो है वो एक्सप्लेन करता है हाउ कल्चर एक्ट्स एज अ मीडिएटिंग मैकेनिज्म बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट, तो किस तरीके से कल्चर जो है वो क्या करता है, मीडिएटिंग मशीन है, मीडिएटिंग मैकेनिज्म है। मीडिएशन का मतलब क्या होता है, जहां पर जब जैसे मान लो कोई दो पार्टीज डिस्प्यूट में है, तो दोनों पार्टीज आपस में बैठे और एक पर्सन थर्ड पर्सन हो जो मीडिएटर हो और दोनों पार्टीज के बीच में एक बेस्ट आउटकम को ले आए। ठीक है, तो कल्चर क्या था उस टाइम पे, जैसे मान लो ये मैन है और ये नेचर है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो जो मीडिएटर है वो कौन था, कल्चर। ठीक है, तो कल्चर क्या है, मीडिएटर है। अब मीडिएटर होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको बेस्ट आउटकम दे सकता है, जहां पर मैन का भी प्रॉफिट हो एज वेल एज जो नेचर का भी प्रॉफिट हो। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो मीनिंग ऑफ कल्चर एज एडेप्टिव स्क्रीन, इसका मतलब देखते हैं, मींस दैट कल्चर फिल्टर्स सेलेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेस ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू द नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो ह्यूमन का रिस्पॉन्स है किस चीज के प्रति, टुवर्ड्स नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, जो है जो हमने डिस्कस किया कि दो तरह का एनवायरनमेंट होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमें मिल रहा है जैसे पेड़ पौधे लैंड वाटर एटसेट्रा, और सोशल एनवायरनमेंट जो ह्यूमन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मतलब आपस के रिलेशनशिप वगैरह। ठीक है, तो उनके लिए जो कल्चर है वो क्या करता है, फिल्टर करता है और उनको ऑर्गेनाइज करता है एक बेटर एस्पेक्ट में, एक अच्छे लेवल पे। ठीक है, कल्चर के थ्रू जो ह्यूमंस हैं वो परसीव करते हैं व्हाट इज द रियलिटी और इल्यूजन से बाहर आते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं किसको, नेचर को, एंड डिसाइड हाउ टू यूज रिसोर्सेज एंड रेगुलेट देयर बिहेवियर। तो ये यूज है कल्चर का जो ह्यूमन करते हैं इन सब चीजों को डिसाइड करने में। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है कल्चर एंड ह्यूमन एडेप्टेशन, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल वर्सेस कल्चरल एडेप्टेशन को समझते हैं। तो एनिमल जो है अडेप्ट बायोलॉजिकली, तो एनिमल जो है जैसे हम देखते हैं जैसे चिड़िया है या गाय है, यही सब क्या करते हैं, बायोलॉजिकली अडेप्ट करते हैं, तो इनके फर क्लॉज एटसेट्रा ये सब चीजें, प्लस जैसे कोई भी एनिमल है जो ऐसी सिचुएशन में रहता है जो कि कोल्ड रहती है। ठीक है, तो अब मान लो वहां पे गर्मी आने वाली है तो वो क्या करती है, वो माइग्रेट कर जाती है कोई भी चिड़िया। ठीक है,
है। देन उसके बाद अगर देखें तो ह्यूमन क्या है, अडेप्ट प्राइमरली कल्चरली, तो कल्चर के थ्रू हम जो है अडेप्ट करते हैं, जैसे क्लोथिंग, हाउसिंग, टेक्नोलॉजी, बिलीव्स एटसेट्रा, ठीक है। तो जैसे मान लो ह्यूमंस को नॉर्मल टेम्परेचर में रहने की आदत है, ठीक है, अब वहां पे आ गई एक्सेसिव कोल्ड वेव आ गई, तो उस केस में ह्यूमन क्या करेगा, जो वार्म स्वेटर्स हैं, वार्म वियर्स वो पहन लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कल्चरली हम अडेप्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसको एग्जांपल देख लोगे, ह्यूमन डू नॉट ग्रो थिक फर इन कोल्ड क्लाइमेट, दे डेवलप क्लोथिंग, हाउसिंग एंड हीटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, कल्चर के थ्रू अडेप्टेशन है। देन उसके बाद अगर देखें तो क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर एज एडेप्टिव स्क्रीन, तो इसके कंपोनेंट्स अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले नॉलेज सिस्टम। तो नॉलेज सिस्टम मतलब क्या है कि कल्चर जो है उसकी अगर नॉलेज है हमारे पास, तो हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, व्हाट रिसोर्सेज आर यूजफुल, हाउ दे शुड बी यूज्ड एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड। तो अगर हम अपने कल्चर की नॉलेज रखते हैं तो हमें पता है कि कौन से रिसोर्सेज जो है वो यूजफुल है, उनको किस तरीके से यूज करना है, और क्या चीज उनको यूज करते वक्त हमें अवॉइड करनी है, मतलब व्हाट आर आवर लिमिट्स, तो हमारी लिमिट्स क्या है उसमें काम करना। देन उसके बाद अगर टेक्नोलॉजी को देखें तो टेक्नोलॉजिकल इज अ कल्चरल टूल, तो ये भी कल्चरल टूल है, किस चीज के लिए, सबसे पहले ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, इनहेंस करती है ह्यूमन कंट्रोल ओवर नेचर। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने रिसेंट टाइम में सुना होगा, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने अटेम्प्ट किया किस चीज का, आर्टिफिशियल रेन का, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन का। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। तो ये बेसिकली क्या है, ये चीज दिखाती है कि ह्यूमंस जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं ओवर द नेचर। देन उसके बाद रिड्यूसेस एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, तो टेक्नोलॉजी पे ओवर बिलीव क्या करता है, जो एनवायरमेंट के प्रति हमें चिंता होनी चाहिए उस चिंता को खत्म कर देता है, एंड इंक्रीजेस सर्वाइवल कैपेसिटी, और जो हमारी सर्वाइवल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन उसके बाद वैल्यूज एंड बिलीव्स को अगर देखें तो कल्चरल बिलीफ इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स टुवर्ड नेचर, ये हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट सेक्रेडनेस ऑफ रिवर, तो हम रिवर, माउंटेन्स, ट्रीज, इन सब की इज्जत करते हैं। रिलीजियस टैबूज अगेंस्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए हम रिलीजियस हर्डल्स लगाते हैं, एंड एथिकल लिमिट ऑन कंजम्पशन, तो एक उस किसी भी चीज को कंज्यूम करने के लिए जो लिमिट लगाते हैं वो हमारे एथिक्स पर बेस्ड होती है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलें तो आता है क्या, नॉर्म्स एंड कस्टम, तो इसको समझ लेते हैं। नॉर्म्स रेगुलेट हंटिंग सीजंस, रिसोर्स शेयरिंग एंड लैंड यूज प्रैक्टिस, ठीक है। तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हंटिंग है वो रेगुलेटेड, नॉर्म्स मतलब क्या है, लीगल नॉर्म्स, जो कौन बनाता है, स्टेट बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उससे ये चीज रेगुलेट होती है कि किसको आप हंट कर सकते हो, किसको नहीं। एंड रिसोर्स शेयरिंग, जो भी रिसोर्सेज है वो शेयर कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द लीगल नॉर्म्स, ठीक है। एंड लैंड यूज प्रैक्टिस, तो कोई लैंड है जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उसको किस लिए यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको उसको चेंज कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लैंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो इसको देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, इकोनॉमी, रिलीजन एंड लॉ रिकॉग्नाइज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। देन एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी, तो जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, ये हमें लॉ भी बताता है, ये रिलीजन भी बताता है, इकोनॉमी बताती है, एंड फैमिली भी समझाती है। एंड देन उसके बाद कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन ओवर रिसोर्सेज, तो अगर मान लो कोई कंफ्लिक्ट हो तो किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया जाएगा, किस चीज पर कंफ्लिक्ट, रिसोर्सेज के एलोकेशन पर कंफ्लिक्ट, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्या, हाउ कल्चर स्क्रीन्स द एनवायरमेंट, किस तरीके से कल्चर जो है एनवायरमेंट को स्क्रीन करता है। तो सबसे पहले सेलेक्टिव परसेप्शन, मतलब व्हाट ह्यूमन नोटिस एंड वैल्यू इन द एनवायरमेंट, ठीक है। तो कल्चर जो है वो डिटरमाइन करता है क्या, कि ह्यूमन जो है वो क्या नोटिस कर रहा है और किस चीज को वैल्यू कर रहा है इन द एनवायरमेंट, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो एग्जांपल इसका क्या है, अ फॉरेस्ट में बी सीन एज सेक्रेड, अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और कॉमर्शियल टिम्बर डिपेंडिंग ऑन द कल्चरल कंटेक्स्ट, ठीक है। तो कल्चरल कंटेक्स्ट का डिफरेंस यहीं से क्लियर हो जाता है कि जैसे फॉरेस्ट है तो अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है तो उसके लिए क्या है, वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, वो सेक्रेड है, उसको वो हटाने नहीं देते, उसकी चीजों को यूज करने नहीं देते, ठीक है। पर किसी के लिए क्या है, वो कॉमर्शियल टिम्बर है, जैसे पुष्पा मूवी में दिखा है, ठीक है। देन ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, अपॉन द कल्चरल कंटेक्स्ट, तो हर किसी के कल्चर पे चीज डिपेंड करती है। देन उसके बाद चलते हैं तो क्या है, इंटरप्रिटेशन अगर देखें नेचर की क्या है, तो कल्चर गिव्स मीनिंग टू नेचुरल फिनोमेना, तो जो कल्चर है वो ही हेल्प करता है, बिकॉज कल्चर इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो वही हेल्प करता है हमें कि जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है उसे समझने में। तो जहां सूखा पड़ जाता है तो उसे माना जाता था क्या, पहले डिवाइन पनिशमेंट, मतलब भगवान ने उसे पनिश किया है। इकोलॉजिकल इंबैलेंस और क्लाइमेट चेंज जो है वो हम उसे डिवाइन पनिशमेंट मानते थे। देन उसके बाद डिजीज में भी इंटरप्रेटेड स्पिरिचुअली, सोशली और मेडिकली, ठीक है। तो जैसे एक डिजीज होती थी, जैसे जिसको बोला जाता है चिकन पॉक्स, ठीक है। तो जो चिकन पॉक्स होता था उसको कहा जाता है क्या, माता आ गई है, ठीक है। तो उसको हमने एसोसिएट कर दिया किससे,
नेचर से, यानी कि उसको हमने एसोसिएट कर दिया किससे, भगवान से, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, रेगुलेशन ऑफ एक्शन। तो किस तरीके से कल्चर प्रिस्क्राइब्स हाउ ह्यूमन शुड एक्ट टुवर्ड्स द नेचर। तो कल्चर ही हमें बताता है कि किस तरीके से ह्यूमन को टुवर्ड्स द नेचर एक्ट करना चाहिए, किस तरीके से उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द नेचर। तो सबसे पहले क्या है, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, देन कंजर्व करना चाहिए, एंड वर्शिप करना चाहिए, एंड मैनेज सस्टेनेबली करना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो सबसे समझ आता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, कल्चर, एनवायरमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसको समझ लेते हैं। दैट इज डिफरेंट एनवायरमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट कल्चरल एडेप्टेशन। तो ऑब्वियसली ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो जो एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, नोमैडिक कल्चर इन डेजर्ट्स, एग्रेरियन कल्चर इन फर्टाइल प्लेन्स एंड फिशिंग कम्युनिटीज नियर कोस्ट, ठीक है। तो जो डेजर्ट है वहां पर खेती नहीं होती, पर जो फर्टाइल प्लेन्स है, जो फर्टाइल मतलब जो आपकी उपजाऊ जमीन है वहां पर खेती होती है, और फिशिंग कहां पर होती है, नियर कोस्टल एरियाज, ठीक है, ये हमें पता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, कल्चर एज एडेप्टिव स्क्रीन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज का हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल्चर प्रोमोटेड हार्मोनी विद नेचर। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कल्चर क्या चाहता था कि ह्यूमन इन हार्मनी रहे विद द नेचर। देन रिसोर्स वाज लिमिटेड बाय कस्टम एंड बिलीफ। तो रिसोर्स यूज जो था वो लिमिटेड था, उसका रिसोर्स का यूज करना लिमिटेड था, एक लिमिट में यूज कर सकते हो। और किस तरीके से लिमिट लगाई जाती थी, थ्रू कस्टम्स एंड बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्या, सर्वाइवल डिपेंडेंट ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। तो सर्वाइवल डिपेंडेंस मतलब क्या है, जो ह्यूमन का सर्वाइवल है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस पर डिपेंडेंट है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, कल्चर एज एडेप्टिव स्क्रीन इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो अब देखते हैं मॉडर्न सोसाइटी का क्या है, ये हमने ट्रेडिशनल सोसाइटी का डिस्कस किया। अब जो मॉडर्न सोसाइटी है वो क्या करती है, कल्चर एम्फसाइजेस कंट्रोल एंड डोमिनेशन ऑफ नेचर, टेक्नोलॉजिकल ओवरराइड्स इकोलॉजिकल लिमिट्स, एंड कंज्यूमरिज्म वीकेंस कल्चरल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कल्चर जो है डोमिनेंस ऑफ नेचर को एम्फसाइज करती है, पर जो टेक्नोलॉजी है वो इकोलॉजिकल लिमिट्स को ओवरराइड करने की कोशिश करती है, एंड कंज्यूमरिज्म जो है वो कल्चरल रेस्ट्रेंट को खत्म कर देता है। तो जब ऑप्शन आता है सेल्फ कंट्रोल का, यानी कि जब ऑप्शन आता है कि आपको मान लो कि नेचर को कुछ हेल्प हो जाएगा अगर आप अपने कुछ शौक खत्म कर दो, ठीक है। तो क्या है, वहां पे कंज्यूमरिज्म की भावना है कि मैं क्यों शौक खत्म करूं, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो जिसकी वजह से क्या होता है, नेचर सफर करता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, क्रिटिक एंड लिमिटेशन ऑफ द कंसेप्ट। तो अगर देखें, व्हाइल पावरफुल द कंसेप्ट हैज लिमिटेशन। तो क्या लिमिटेशंस है, कल्चर डज नॉट ऑलवेज इंश्योर सस्टेनेबल एडॉप्शन। तो कल्चर हमेशा सस्टेनेबल एडॉप्शन को इंश्योर नहीं कर पाता, एंड पावरफुल इनइक्वालिटी एंड कैपिटलिज्म डिस्टॉर्ट कल्चरल एडेप्टेशन। तो जो कल्चरल एडेप्टेशन है उसको कौन डिस्टॉर्ट करता है, पावर इनइक्वालिटी एंड कैपिटलिज्म जो है वो डिस्टॉर्ट करता है, मतलब मन का लालच। एंड ग्लोबलाइजेशन वीकेंस लोकल एडेप्टिव कल्चर्स, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, जो मल्टीपल ट्रेड शुरू हो गए बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, उसकी वजह से जो लोकल एडेप्टिव कल्चर्स है वो वीक हो गए। कल्चरल स्क्रीन्स कैन जस्टिफाई एक्सप्लॉइटेशन। तो जो कल्चरल स्क्रीन्स है वो क्या करती हैं, एक्सप्लॉइटेशन को जस्टिफाई कर देती हैं कभी कभार। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, रेलेवेंस अगर देखा जाए मतलब आज की डेट में, तो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज डिस्कोर्स है, एंड इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम है। तो आज की डेट में जो कल्चर है वो एडेप्टिव स्क्रीन का बहुत ज्यादा रेलेवेंट है इन सब चीजों में, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं, इन चीजों को आप एक्सप्लेन कर दोगे इन योर आंसर्स। और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये खत्म हो जाता है विद दिस कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन आप एक बार देख लोगे, तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं एक बार देख लेना, आप अपने एग्जाम में खुद फ्रेम कर सकते हो कंक्लूजन, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट। इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखें तो इसमें सिंपल से इतनी बात है कि किस तरीके से कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेट करती है और एनवायरमेंट को मैनेज करती है, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीजें करके देख लिया गया कि लॉ बना दिया गया, उसके बाद सेंट्रिक जो लॉ सेंट्रिक अप्रोच है वो बना लिया गया। पर एक चीज कही जाती है ना कि कितना भी लॉ बना लो, कितना भी रूल बना लो, मगर जब तक आपके मन के अंदर वो चीजें नहीं आएंगी तब तक उस चीज को बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जब इन्वायरमेंट को बैलेंस करने की बात आती है, इन्वायरमेंट को मैनेज करने की बात आती है, तो ये रिक्वेस्ट करी जाती है, जो भी रिसर्चर है, जो भी लॉ फील्ड से एसोसिएटेड है, या फिर जो भी गवर्नमेंट्स है, वो ये रिसर्च कहती है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं जो डायरेक्टली डिपेंड करती है उन नेचुरल रिसोर्सेज पे, एटलीस्ट वो उनको डिस्टर्ब ना करे, वो बैलेंस को क्रिएट ना करे, ठीक है। देन उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज और प्रोजेक्ट बन रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द एनजीओ वगैरह, ठीक है, तो उन पे क्या है, उनका रोल ये है, जो लोकल है वहां के जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका रोल ये है कि उसको वो मॉनिटर करे, उसको ये देखे कि कहीं वो कुछ इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस तो नहीं कर रहे, ठीक है। देन उसके बाद मीनिंग अगर देखें तो क्या है,
तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी व्हाट आर द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, देन मेक डिसीजन अबाउट रिसोर्स यूज, तो जिस तरीके से जो रिसोर्सेज है उसको यूज किस तरीके से करना है, एंड इंप्लीमेंटिंग कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है, तो जो कंजर्वेशन के मेजर्स हैं उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग आउटकम्स, तो जो आउटकम्स आ रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करने पे उसको मॉनिटर करें और उसको इवेल्युएट करें। देन उसके बाद आता है क्या, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, तो इसको समझते हैं। तो वैसे तो हेडिंग से क्लियर है कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्वियसली यूज देम सस्टेनेबली, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रीस्टोर डिग्रेडेड इकोसिस्टम, तो जो इकोसिस्टम खराब हो चुका है उसको रीस्टोर करो, एंड बैलेंस ह्यूमन नीड्स विद इकोलॉजिकल लिमिट्स, तो ह्यूमन नीड्स को भी पूरा करो पर ग्रीड्स को नहीं, ठीक है, तो इकोलॉजिकल लिमिट्स में ह्यूमन नीड्स को पूरा करो। देन उसके बाद इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, लैंड एंड सॉइल, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, अर्बन एंड रूरल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें इसमें मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, रैशनल फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, तो रैशनल का मतलब हम डिस्कस किया था कि द रीजन ऑफ द डिसीजन, ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन, तो सबसे पहले डिपेंडेंस ऑन लोकल नॉलेज, ठीक है, तो डिपेंडेंस है किस पे, लोकल लोगों पर, जहां पर इन्वायरमेंट डिप्लीट हो रहा है और उनके पास सफिशिएंट नॉलेज है टू प्रिजर्व दैट, ठीक है। देन उसके बाद ऑनरशिप एंड रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं जो हमें इन्वायरमेंट में मिल रही है वो क्या है, कलेक्टिव एसेट है, तो वहां पे सभी लोग जो है वो क्या है, सेंस ऑफ ऑनरशिप फील करते हैं टुवर्ड्स दैट रिसोर्सेज, तो इसलिए जो है उनकी एक जिम्मेदारी है। देन उसके बाद देखें तो लिमिटेशन ऑफ टॉप डाउन अप्रोचेस, मतलब सेंट्रल मैनेजमेंट often suffers from bureaucratic inefficiency, lack of local intimacy, poor enforcement, इग्नोरिंग सोशल रियलिटीज, ठीक है, तो जो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है जहां पर सेंट्रलाइज्ड डिसीजन लिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, तो हो सकता है उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, उन्हें इतनी नॉलेज ना हो जितनी लोकल लोगों को है, जो जो डिसीजन और पॉलिसी उनके एरिया में काम करेगी तो किस तरीके से उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है ये लोकल लोगों को ज्यादा पता होगा। तो इसलिए कभी कभार जो ऑफिस है वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, कभी कभार लोकल लेजिटिमेसी नहीं होती, एंड पुअर इन्फोर्समेंट हो जाता है पॉलिसीज का, तो इस सब की वजह से जो लोकल कम्युनिटीज है उन्हें ध्यान देना चाहिए। एंड देन फॉर्म्स एंड लेवल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्या फॉर्म्स एंड लेवल है, सबसे पहला इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन, तो सबसे पहले तो क्या है, कम्युनिटीज आर इन्फॉर्म्ड अबाउट डिसीजंस ऑलरेडी टेकन, दिस इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, तो जहां पर सिर्फ कम्युनिटी को क्या किया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है अबाउट द डिसीजंस जो ऑलरेडी हो चुके हैं। देन उसके बाद कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन, जहां पर कम्युनिटीज को क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट किया जाएगा, वो चीज क्या है, समवॉट बेटर है। पर अगर देखें तो क्या है, कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन हो जहां पर कम्युनिटीज मिलकर क्या करें, डिसीजन मेकिंग करें और रिस्पांसिबिलिटीज और बेनिफिट्स लें, तो क्या है वो मच बेटर सिचुएशन है। एंड फिर क्या है, सेल्फ मोबिलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, कम्युनिटीज इंडिपेंडेंटली इनिशिएट एंड मैनेज एनवायरमेंटल एक्शन विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है, तो लास्ट जो सबसे बेस्ट आउटकम क्या है, थ्रू कम्युनिटी लेवल, कि जब वो खुद ही अपने बेसिस पर एनवायरमेंटल एक्शन ले ले विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिटी बेस्ड एनवायरमेंट मैनेजमेंट, तो क्या मैकेनिज्म है, सबसे पहले कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, लोकल इंस्टीट्यूशन सच एज विलेज यूजर ग्रुप, कोऑपरेटिव्स, फॉरेस्ट और वाटर कमिटीज जो है वो हेल्प करती हैं, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन प्ले क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग कलेक्टिव एक्शन, तो जब कलेक्टिव एक्शन की बारी आती है तो ये सारी जो चीजें हैं ये हेल्प करती हैं, ये जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है ये हेल्प करते हैं। देन उसके बाद आता है क्या, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, मतलब जब वहां पे क्या होता है, प्लानिंग किस लेवल की हो, पार्टिसिपेशन की हो, ठीक है, तो जैसे कम्युनिटी मीटिंग, सेंसस बिल्डिंग एंड इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, तो सारे ग्रुप्स को इंक्लूड करना एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, शेयर्ड रूल्स एंड नॉर्म्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कम्युनिटीज डेवलप रूल फॉर रिसोर्स यूज, ठीक है, तो कम्युनिटीज क्या करती हैं, डेवलप करती हैं किस चीज के, जो रूल्स हैं ताकि रिसोर्स को यूज किस तरीके से करना है ये चीज क्लियर हो। सैंक्शंस फॉर वायलेशन, तो अगर वायलेशन होता है उन रूल्स का तो उस पर क्या दंड है, क्या सैंक्शंस है, क्या पनिशमेंट है, एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, तो उसको मॉनिटर किस तरीके से करना है ये भी कम्युनिटीज जो है डिसाइड करती है। देन बेनिफिट शेयरिंग, तो ऑब्वियसली जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, कम्युनिटी शेयर करेगी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, रिकॉग्निशन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूशन एंड इंसेंटिव्स फॉर कंजर्वेशन, तो ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिटी करती है। देन उसके बाद देखें तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अगर देखते हैं तो कम्युनिटीज जो है, लोकल कम्युनिटीज कैन सफिशिएंटली मैनेज कॉमन पूल रिसोर्सेज, कब, जब रूल्स जो होंगे वो लोकली डाइवर्स्ड होंगे, ठीक है। देन मॉनिटरिंग इज कलेक्टिव, सैंक्शंस आर ग्रेजुएटेड एंड डिसीजन मेकिंग इज इंक्लूसिव, ठीक है, तो जब ये चीजें करी जाएंगी विद द कम्युनिटी, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, जब कम्युनिटी को आप इंक्लूड करके करोगे तब ये चीजें हो सकती हैं थ्योरेटिकली पॉसिबल। देन उसके बाद देखते हैं तो क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली जो कम्युनिटी है उसे बैलेंस्ड अप्रोच पता है, उसे पता है कि उसके इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी मार्ग उन्हीं को पता है, बिकॉज दे हैव द सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग द नेचर, ठीक है, तो बैलेंस
ecological protection with livelihood, reducing conflict over resources, enhancing social equity and strengthening democratic governance। ठीक है, तो बेसिकली इसके थ्रू क्या है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवा सकते हैं। रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स को अगर समझते हैं तो सबसे पहले फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या है, प्रिवेंटिंग इलीगल लॉगिंग एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड रीजनरेटिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो बेसिकली ये जो है वो हेल्प कर सकती हैं कम्युनिटीज इन सब चीजों को अचीव करने में। ठीक है, देन उसके बाद डिवीजन किस पे आता है, वाटर रिसोर्स पे। तो जो वाटर कंजर्वेशन है ये सब चीजों पे वो हेल्प कर सकती हैं। देन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हैबिटेट प्रोटेक्शन, रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन थ्रू कोएग्जिस्टेंस। तो बेसिकली आप इसको भी प्रोटेक्ट कर सकती है क्या, कम्युनिटीज। एंड देन अर्बन एनवायरमेंट मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो क्या है, वेस्ट सेग्रीगेशन, क्लीन नाइबरहुड इनिशिएटिव्स एंड ग्रीन स्पेस एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो बेसिकली जो अर्बन एनवायरमेंट मतलब जो सिटी का एनवायरमेंट है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, थ्रू दीज वेज। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, सोशल बेनिफिट फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो सोशल बेनिफिट क्या होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, सबसे पहले एम्पावरमेंट ऑफ लोकल पीपल। तो लोकल पीपल क्या होगा, सशक्त होगा, एम्पावर होगा। देन इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो अगर वुमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को भी इंक्लूड करा जाए तो वो जो मैनेजमेंट है वो बेटर हो सकती है। देन उसके बाद आता है क्या, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल कोहेजन। तो जो उनके बीच का लोकल बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होगा, मतलब एकजुटपना। एंड देन रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल एथिक्स। तो जो इकोलॉजिकल एथिक्स है, हमारे पुराने बिलीव्स हैं, वो रिवाइव होंगे, दोबारा से जिंदा होंगे। देन चैलेंजेस और लिमिटेशंस अगर देखें तो क्या है, इनइक्वालिटीज विद इन द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के बीच में भी क्या है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। देन लैक ऑफ कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी के पास क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है और उनकी जो कैपेसिटी है वो कम है। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं तो स्टेट एंड मार्केट इंटरफेरेंस। तो स्टेट जो है मतलब गवर्नमेंट एज वेल एज द मार्केट जो है वो इंटरफेयर करती है विद द कम्युनिटी इंटरेस्ट। एंड देन पार्टिसिपेशन फैटिग। तो लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। एंड देन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, मतलब आज की डेट में देखें तो इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उस केसेस में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल फॉर एडेप्टिव गवर्नेंस। ठीक है, तो जो एडेप्टिव एनवायरमेंटल गवर्नेंस है उसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता आज की डेट में। देन उसके बाद देखें तो कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक है, इसको एक बार आप देख लोगे, उसके कीवर्ड से फिर आप अपना कंक्लूजन फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनवायरमेंट मूवमेंट्स। ठीक है, तो क्या क्या मूवमेंट्स हैं, तो सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है किस पे, फॉरेस्ट बेस्ड, वाटर बेस्ड एंड लैंड बेस्ड मूवमेंट्स में। ठीक है, तो एनवायरमेंट मूवमेंट का अगर आप इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखोगे तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई वो मूवमेंट्स किस लिए, जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर बैलेंस बनाने के लिए करी गई। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, फॉरेस्ट बेस्ड मूवमेंट से। तो सबसे पहले मीनिंग एंड बैकग्राउंड देखते हैं। तो मतलब फॉरेस्ट बेस्ड का मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे टारगेट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, तो फॉरेस्ट में क्या हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन रोकना, कॉमर्शियल लॉगिंग को रोकना, माइनिंग, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन सबको रोकना। एंड स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट, इस सबको रोकना। ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, पेड़ काटना। कॉमर्शियल लॉगिंग मतलब जहां पर पेड़ों को कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से काटा जा रहा है या माइनिंग करी जा रही है टू रिमूव द रिसोर्सेज। एंड डिस्प्लेसमेंट कराई जा रही है लोगों की बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। ठीक है, देन स्टेट का जो कंट्रोल है ओवर द फॉरेस्ट वो लिमिटेड लेवल पे होना चाहिए, बिकॉज जो फॉरेस्ट है वो बहुत लोगों के लिए लाइवलीहुड की तरह काम करता है। देन उसके बाद कॉज ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड मूवमेंट क्या है, कॉज सबसे पहला वही हमारा कॉज क्या है, पहला लॉस ऑफ कस्टमरी राइट ओवर फॉरेस्ट। तो जो कस्टमरी राइट्स थे फॉरेस्ट पे वो खत्म हो गए। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, तो जो टिम्बर है वही जो हमने अभी रीजन पढ़ा दो कि क्या क्या रीजन था फॉरेस्ट मूवमेंट का, वही सब कॉजेज है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इकोलॉजिकल इंबैलेंस, सेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट पॉलिसीज। ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो वही है, इसी के बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव को भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, एसर्ट कम्युनिटी राइट्स ओवर फॉरेस्ट resources, promote sustainable and indigenous forest management and preserve ecological balance and biodiversity। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब वो जो हम मूवमेंट कर रहे हैं उस मूवमेंट से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे भी इसको फ्रेम कर लोगे। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट। क्या मेथड्स हैं, पहला नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, जिसको चिपको मूवमेंट कहा जाता है अगर आप लोगों ने सुना हो तो। ठीक है, देन उसके बाद मास पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स स्पेशली वुमेन। तो वुमेन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। एंड मॉरल एंड सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, तो ये बेसिकली मॉरल और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जिसमें वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होता। एंड देन कम्युनिटी सॉलिडेरिटी, तो बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड ये प्रोटेस्ट है। देन उसके बाद देखें तो क्या है, इंपैक्ट एंड सिग्निफिकेंस अगर देखें तो ब्रॉट सेवरल एनवायरमेंटल इश्यूज इनटू पब्लिक डिस्कोर्स, तो पब्लिक में लाए हैं बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल इश्यूज को ये मूवमेंट्स। एंड इन्फ्लुएंस फॉरेस्ट कंजर्वेटिव पॉलिसीज, तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो पॉलिसीज बनी है उसको इन्फ्लुएंस किया इन मूवमेंट्स ने। एंड हाईलाइटेड द कंट्रोल ऑफ वुमेन एंड ट्राइबल्स इन कंजर्वेशन। ठीक है, तो जो
फॉरेस्ट है उसमें जो ट्राइबल कम्युनिटी है एंड जो वुमेन्स है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसको प्रोटेक्ट करने में, बिकॉज उनकी लाइवलीहुड उसी में आती है, ठीक है। देन उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम स्टेट कंट्रोल फॉरेस्ट्री टू पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, ठीक है। देन उसके बाद लिमिटेशंस अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले ऑफन लोकलाइज्ड इन नेचर, लिमिटेड पॉलिटिकल पावर, सप्रेशन बाय स्टेट एजेंसीज एंड इकोनॉमिक प्रेशर कंटिन्यू टू थ्रेटन फॉरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली लिमिटेशंस भी यही है कि जो स्टेट है कई बार वो सपोर्ट नहीं करती, वो सप्रेस करती है, कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है उसमें खतरा आता जा रहा है, एंड लिमिटेड पॉलिटिकल पावर्स हैं जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो उस लेवल पे नहीं जा पाती, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्या, वाटर बेस्ड। तो सेम जो फॉरेस्ट के लिए हमने लिखा सेम वही चीज आएगी वाटर के लिए, पर वहां पे फॉरेस्ट की जगह मुद्दा क्या हो जाएगा, रिवर, डैम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो ये आ जाएगा। उसके बाद कॉजेज भी सेम होंगे जिसके लिए करा जा रहा है, तो सेम ही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ecological damage and equitable distribution of water and ignoring local voices in development planning, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, अगेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वही जो हम कॉमन सेंस के बेसिस पे लिख सकते हैं, वाटर के लिए कोई मूवमेंट हो रही है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उस वाटर को बचाना, मतलब उस जो पानी का स्रोत है उसको बचाना। देन उसके बाद नेचर ऑफ प्रोटेस्ट अगर देखें तो क्या है, लॉन्ग टर्म मास मोबिलाइजेशन, लीगल एक्टिविज्म एंड पब्लिक कैंपेन्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी, यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये नेचर है, ये स्पेशल टॉपिक है, ये बार आप देख लोगे। देन उसके बाद आगे चलते हैं टू द टॉपिक, टू द सब टॉपिक दैट इज सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, किसका, वाटर बेस्ड मूवमेंट का। तो सबसे पहले चैलेंज टेक्नोक्रेटिक नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, एक्सपोजेस लिंक बिटवीन इकोलॉजी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। तो इकोलॉजिकल और सोशल जस्टिस के बीच में जो लिंक है उसको एक्सपोज करता है क्यों कितना कमजोर है, एंड हाईलाइटिंग द राइट ऑफ डिस्प्लेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो जो डेवलपमेंट के नाम पे जो कम्युनिटीज डिस्प्लेस हो गई, अपनी जगह उनको छोड़नी पड़ी है, और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है जिसकी कोई नहीं सुनता, तो उसको ये जो है उनके राइट्स को हाईलाइट करती है। देन उसके बाद लिमिटेशंस अगर देखें तो क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन लीड्स टू प्रोटेस्ट फटीग। तो लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से जो जनता है वो थोड़ी पीछे हट जाती है। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम स्टेट एंड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, तो जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है और जो स्टेट जो इन्वॉल्व है उसके इंटरेस्ट में, उसकी वजह से क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिलता है टू द स्टेट, एंड पार्शियल सक्सेस इन स्टॉपिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो पार्शियल सक्सेस मिलता है इन तरह के प्रोजेक्ट्स को स्टॉप करने में, जो इसकी एक लिमिटेशन है, रिहेबिलिटेशन ऑफन रिमेन्स इनएडिक्वेट, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, लैंड बेस्ड एनवायरनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो लैंड बेस्ड का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर लैंड, ट्राइबल लैंड, कम्युनिटी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एंड लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रीज, माइनिंग, एसईजेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हम समझ लेते हैं। तो कॉज क्या है, सबसे पहले फोर्स्ड लैंड एक्विजिशन को रोकना कि किसी के जमीन पे कब्जा ना हो। देन डिस्प्लेसमेंट विदाउट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, तो जब तक प्रॉपर जगह ना मिल जाए तब तक उस चीज पर अपनी जगह को मत छोड़ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है, ABC कम्युनिटी यहाँ रहती है, ठीक है, और उसको बोला जा रहा है कि आप रिलोकेट करो टू दिस एरिया, तो जब तक ये चीज क्या हो, प्रॉपर ना हो फॉर रिलोकेशन, तब तक उस चीज पे आप टिके रहो। देन लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लाइवलीहुड, तो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड खत्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एग्रीकल्चर जो जमीनें हैं उसको कॉमर्शियलाइज किया जा रहा है, एज वेल एज जो एग्रीकल्चर जहां पर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, एटसेट्रा। देन कॉर्पोरेट एंड स्टेट इंक्रोचमेंट, तो जो कॉर्पोरेट बॉडीज है और जो स्टेट है वो इंक्रोच कर रही है, एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, ठीक है। तो जो पीजेंट्स और ट्राइबल्स है उन्हें ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। देन ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स वही है जो मैंने डिस्कस करा, प्रोटेक्ट लैंड राइट्स, प्रिवेंट अनजस्ट एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड फेयर कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्म्स अगर देखें तो क्या है, मास प्रोटेस्ट एंड रैलीज, लीगल चैलेंजेस मतलब कोर्ट्स के थ्रू, एंड सिविल डिसोबीडियंस मतलब बात ना मान के, एंड फॉर्मेशन ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल यूनियंस, तो यूनियन बाजी के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली ये है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, सोशल एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन डेवलपमेंट, इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को इंड्यूस कैसे किया जाता है, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। जैसे मैंने मार्क्स की कहानी बताई थी जिसमें मेरिटोक्रेसी के अंदर जो सक्सेस है वो बेस्ड ऑन द आउटपुट है, पर वो आउटपुट आएगा कैसे, स्टार्ट पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो बेसिकली क्या करता है, जो मेरिटोक्रेसी है वो जो इनइक्वालिटी है उसको छुपा देता है, वैसे ही जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को दबा देता है। देन इन्फ्लुएंस्ड लैंड एक्विजिशन लॉज, ठीक है। तो जो लैंड एक्विजिशन लॉज है उसको इन्फ्लुएंस करता है। देन
स्ट्रेंथन डिबेट्स ऑन कंसेंट, कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो जो कंसेंट है अबाउट द पर्सन हु इज द ऑनर ऑफ द लैंड, कंपनसेशन उसको कितना मिल रहा है और उसको कैसी जगह मिल रही है दोबारा रिलोकेट करने के लिए, एंड एम्पावर्ड रूरल कम्युनिटीज पॉलिटिक्स। ठीक है, देन उसके बाद चैलेंजेस अगर देखें तो वायलेंट रिप्रेशन इन सम केसेस, तो बहुत जगहों पे लड़ाई हो जाती है, एंड इंटरनल डिविजन्स विद कम्युनिटीज, तो जो कम्युनिटीज हैं उनके अंदर ही इंटरनल डिवीजन हो जाता है क्योंकि लैंड को लेकर लालच आ जाता है। देन लिमिटेड मीडिया अटेंशन, तो मीडिया अटेंशन को कम मिलता है, एंड प्रेशर फ्रॉम पावरफुल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो जो पावरफुल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उन पे उनसे उनको प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद ये कंपैरेटिव टेबल है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो आप एक बार इसके एस्पेक्ट को देख लोगे डिटेल में, तो हम इसको रिवाइज नहीं कर रहे, मतलब रिपीट नहीं कर रहे, तो आप एक बार इसको बिफोर द एग्जाम रिवाइज कर लेना। ठीक है, देन आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये टेबल खत्म हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, इन्वायरमेंट मूवमेंट एंड सोशल चेंज की। ठीक है, तो ये क्या मतलब है, इन्वायरमेंट मूवमेंट्स हैव आल्सो बॉट ग्रेटर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब कोई चीज स्ट्रगल चल रही होती है तो जब भी लोगों को उसके बारे में पता चलता है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलती है। देन शिफ्ट फ्रॉम स्टेट सेंट्रिक टू पीपल सेंट्रिक कन्वर्जन। ठीक है, तो स्टेट सेंट्रिक से मतलब गवर्नमेंट से लेकर के कहां तक शिफ्ट हो गया है, लोगों पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, देन रिकॉग्निशन ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज। ठीक है, तो जो इंडिजिनियस नॉलेज है मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट की नॉलेज है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट विद ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट है उसको इंटीग्रेट किससे किया गया, ह्यूमन राइट्स के साथ एज वेल एज डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के साथ। ठीक है, देन उसके बाद कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस अगर देखें इन टुडेज वर्ल्ड, तो क्लाइमेट चेंज, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिसोर्स स्कार्सिटी जो है वो बहुत रेलेवेंट है टुडेज वर्ल्ड के लिए, एंड they continue to question unsustainable development models and demand inclusive, democratic and ecologically balanced growth। ठीक है, तो बेसिकली आज की डेट में भी जो डिमांड होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और इकोलॉजिकली को बैलेंस करते हुए ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, देन फाइनली द कंक्लूजन, फिर से आप लोग इसके एक बार कीवर्ड्स देख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहाँ पे ये जो है कीवर्ड्स देख के आप अपने कंक्लूजन को फ्रेम कर सकते हो। देन चलते हैं टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज इंडिजिनियस नॉलेज एंड कन्वर्जन। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें तो क्या है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो environmental crises such as deforestation, biodiversity loss, climate change, water scarcity have exposed limitations of purely modern and technocratic approaches to conservation। ठीक है, तो with time क्या हुआ, with time हुआ upgradation, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन के जो इंपैक्ट आए वो हमने अभी डिस्कस किए थे इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो वो इंपैक्ट क्या है कि भाई लोग क्या हुआ, इन्वायरमेंट से परेशान होने लगे, लोगों को बहुत सफर करना पड़ा, इन्वायरमेंट क्राइसिस हो गया। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, वो जो चीजें हैं अब इस लेवल पे जा रही हैं कि हमें एक अप्रोच ऐसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी जहां पर हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करके चलें, यानी कि कंजर्व करके चलें। देन इंडिजिनियस नॉलेज एंड कंजर्वेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ ट्रेडिशनल इको नॉलेज। ठीक है, तो जो इकोलॉजिकल नॉलेज हमारी ट्रेडिशनल है, जो हमारी बहुत पहले से जो नॉलेज चली आ रही है टुवर्ड्स द इकोलॉजी, ठीक है, उसको यूज करना, एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हम यूज करते थे उसको यूज करना, एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस जो हमने अभी डिस्कस करा कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है उनको यूज करना। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है मीनिंग, अगर देखें तो इंडिजिनियस नॉलेज की मीनिंग क्या है, जो हमारी कम्युनिटी बेस्ड है, जो हम पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में यूज करते थे। ठीक है, ट्रेडिशनल और लोकल नॉलेज रेफर्स टू कम्युनिटी बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल्स, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस डेवलप्ड बाय इंडिजिनियस कम्युनिटी थ्रू लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कैसे डेवलप हुई है, ये किसी किताब को पढ़ के डेवलप नहीं हुई, ये किसी भी चीज को पढ़ के नहीं हुई, ये क्या हुआ, जो इंटरेक्शन था लोगों का विद द एनवायरनमेंट, जो पहले के लोगों का एनवायरनमेंट से उनका जुड़ाव था, इंटरेक्शन था, लगाव था, जो फील करते थे टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ये उससे डेवलप हुई है। ठीक है, इट इज लोकली रूटेड, तो ये बेसिकली लोकली रूटेड है, एंड जो ओरल ट्रांसमिशन हुआ है इसका अक्रॉस द जनरेशंस, दादा लोगों ने कहानी सुनाई अपने पोतों को, एंड एम्बेडेड इन कल्चर, कस्टम एंड बिलीफ सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली कल्चर में ये एम्बेडेड है, रूटेड है, एज वेल एज कस्टम्स में रूटेड है, एंड बिलीफ सिस्टम में रूटेड है। देन क्लोजली लिंक्ड विद सर्वाइवल एंड लाइवलीहुड, तो बेसिकली इसको अगर हम लिंक करें तो किससे लिंक्ड है, सर्वाइवल से और लाइवलीहुड से ये लिंक्ड है। ठीक है, देन उसके बाद मीनिंग अगर देखें तो क्या है, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो कंजर्वेशन तो नाम से क्लियर है कि भाई किसी चीज को प्रोटेक्ट करो, और अगर आप उसका यूज कर भी रहे हो तो सस्टेनेबल यूज करो, मतलब मैक्सिमम आउटपुट हो, मिनिमम वेस्टेज हो। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन की तरह ये नहीं है, प्रिजर्वेशन मतलब सिर्फ बचाना, विच एक्सक्लूड ह्यूमन यूज, कंजर्वेशन मतलब क्या है, अलाउज कंट्रोल एंड सस्टेनेबल यूज। ठीक है, तो जो कंजर्वेशन है मतलब क्या है, वो सिर्फ बचाता नहीं है बल्कि आपको यूज करने भी परमिशन देता है, पर कंट्रोल लेवल पे,
एक लिमिट्स में, ठीक है। देन रिकॉग्नाइजेस ह्यूमन एज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो जो कंजर्वेशन वाली चीज है वो ये रिकॉग्नाइज करके चलता है कि जो ह्यूमन है वो भी इकोसिस्टम का पार्ट है, एंड एम्फसाइजेस बैलेंस रेदर देन डोमिनेशन, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेशन की थ्योरी है वो ये कहती है कि जो ह्यूमन है और जो नेचर है उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए, डोमिनेशन नहीं कि एक दूसरे को डोमिनेट करो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है इंडिजिनस नॉलेज एज बेसिस ऑफ कंजर्वेशन, तो इंडिजिनस नॉलेज को ही बनाना चाहिए बेसिस, बिकॉज इसकी फाउंडेशन क्या क्या इंक्लूड करती है, डीप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है। तो जो हमारा जो ट्रेडिशंस है उसमें डीप इन्वायरमेंट अवेयरनेस थी, देन रिस्पेक्ट फॉर नेचुरल लिमिट्स थी, तो जो नेचर ने हमें लिमिट्स लगाई है उसकी रिस्पेक्ट थी, देन कम्युनिटी रेगुलेशन ऑफ रिसोर्सेज था, तो जो कम्युनिटी थी वो रिसोर्सेज के रेगुलेशन को मेंटेन करती थी, चेक करती थी, एंड मॉरल एंड स्पिरिचुअल रिस्ट्रेंट था, ठीक है। देन उसके बाद की फैक्टर्स अगर देखें तो क्या आता है, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, मतलब जब तो जो इंडिजिनस नॉलेज है उसने नेचर को क्या इंटीग्रेट करा, उसको इस तरीके से देखा कि ये इंटीग्रेटेड होल है, मतलब जो सारी चीजें हैं नेचर में वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, तो लैंड वाटर फॉरेस्ट एनिमल्स ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देन सस्टेनेबिलिटी और ओरिएंटेड रिसोर्स यूज, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइक लिमिटेड एक्सट्रैक्शन, पहले तो एक्सट्रैक्शन लिमिटेड करो, देन सीजनल हार्वेस्टिंग करो एंड रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज करो, ठीक है। देन उसके बाद कम्युनिटी ओनरशिप को देखें एंड कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, तो बेसिकली जो लोकल कम्युनिटी होती है वो कलेक्टिव ऑनर होती है ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तो कलेक्टिव ओनरशिप जो है वो प्रमोट करती है किसको, शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी को, तो जो शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी मतलब सबकी रिस्पांसिबिलिटी है, सबकी जिम्मेदारी है, सोशल कंट्रोल है ओवर मिसयूज, तो मिसयूज से बेटर है सोशल कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्या, कस्टमरी लॉज एंड नॉर्म्स, तो जो कस्टमरी लॉज है, जो हमारे ट्रेडिशनल रूल्स हैं, मतलब हमारे जो रिलीजन से रिलेट करते हैं, हमारे ट्रेडिशन से जो रिलेट करते हैं वो सारी चीजें, तो कंजर्वेशन किस तरीके से इन्फोर्स होती है, पहला ट्रेडिशनल रूल्स, सोशल सेंशंस एंड रिचुअल प्रोहिबिशंस, ठीक है। तो जो हमारे रिचुअल्स हैं जो रिलीजन से रिलेट करते हैं, सोशल सेंशंस जो हमारे सोशल रिलेशंस है इन द सोसाइटी, वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जो वो पनिशमेंट लगाते हैं, एंड ट्रेडिशनल जो हमारे रूल्स हैं उसको अगर हम यूज करें तो क्या होगा, कंजर्वेशन हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद स्पिरिचुअल एंड एथिकल डायमेंशन को अगर देखें तो क्या है, मैनी इंडिजिनियस कल्चर रिगार्ड फॉरेस्ट एज सेक्रेड, तो फॉरेस्ट को क्या मानते हैं, वो पूजनीय मानते हैं, रिवर्स एज लिविंग एंटिटीज, तो रिवर को क्या मानते हैं कि ये जिंदा चीजें हैं, एंड एनिमल एज किन, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो क्या आता है, इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस ऑन कंजर्वेशन, तो सबसे पहले फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं वो, ठीक है। देन वाटर को भी कंजर्व करते हैं, ठीक है, थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा। देन उसके बाद आगे आता है क्या, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो नेचर को बायोडाइवर्सिटी में सारे एनिमल्स भी कवर होते हैं, तो प्रिजर्व्स नेटिव प्लांट, मेडिसिनल प्लांट एंड लोकल सीड डाइवर्सिटी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, लैंड एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, तो लैंड को भी कंजर्व करते हैं, जैसे कल्टीवेशन को शिफ्ट करा थ्रू फेलो साइकिल्स एंड मिक्स क्रॉपिंग एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन, तो बेसिकली लैंड को भी ये जो है कंजर्व करते हैं। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, ठीक है। तो अब देखते हैं जो इंडिजिनस नॉलेज है उसका सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेसिकली चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न साइंटिफिक मॉडल्स, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो क्या करता है, वो वेस्टर्न नॉलेज को चैलेंज करता है, बिकॉज वेस्टर्न नॉलेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। देन हाईलाइट्स द रोल ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज इन कंजर्वेशन, तो जो रोल है किसका, कल्चर का और वैल्यूज का, वैल्यूज मतलब मॉरल वैल्यूज का इन कंजर्वेशन, एंड देन डिमॉन्स्ट्रेट कम्युनिटी कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए जो कम्युनिटी की जो कैपेसिटी है उसको हाईलाइट करता है कि मतलब जो कम्युनिटीज हैं वो सेल्फ कैपेबल है किसके लिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, दिस इज द कंपैरेटिव टेबल बिटवीन इंडिजिनस नॉलेज वर्सेस मॉडर्न कंजर्वेटिव अप्रोचेस, ठीक है। तो नॉलेज बेस अगर देखें तो इंडिजिनस का कैसा था, एक्सपीरियंस बेस्ड था, ठीक है, और जो मॉडर्न का क्या है, साइंटिफिक और टेक्निकल है, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखें तो ऑनरशिप अगर देखते हैं तो इंडिजिनस की कैसी थी, कम्युनिटी ऑनरशिप थी, मतलब जहां पर सब कोई ऑनर था, मतलब लोकल कम्युनिटी क्या थी, ऑनर थी ऑफ द रिसोर्सेज। पर अगर मॉडर्न कंजर्वेशन को देखते हैं तो क्या है, स्टेट जो है वो ऑनर है। देन एथिक्स को अगर देखें तो क्या है, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एथिक्स है इंडिजिनस नॉलेज की, और अगर मॉडर्न की देखें तो क्या है, यूटिलिटेरियन, ठीक है। देन इन्फोर्समेंट को अगर देखें तो क्या है, सोशल नॉर्म्स के थ्रू इन्फोर्स करते थे, पर अगर मॉडर्न को देखें तो कैसे इन्फोर्स करते हैं, लीगल मैकेनिज्म के थ्रू। देन सस्टेनेबिलिटी को अगर देखें तो क्या है, इंडिजिनस की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी थी, और जो मॉडर्न कंजर्वेशन की है वो शॉर्ट टर्म सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, इंडिजिनस नॉलेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जो इंडिजिनस कंजर्वेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ बहुत ज्यादा काम करता है। देन
इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करता है एंड क्लाइमेट को प्रिजर्व करके चलता है। ठीक है, तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को भी जस्टिस देता है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो एंड क्लाइमेट को भी प्रोटेक्ट करके चलता है। देन उसके बाद इसका एम्फेसिस किस पे है? लो कंजम्पशन, कंज्यूम कम करो, और लोकल सेल्फ रिलायंस पे रहता है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है एंड इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका एम्फेसाइज है, मतलब इसका इंडिजिनियस नॉलेज का। ठीक है, देन उसके बाद चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस को अगर देखें तो क्या है? सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन लोगों को जो फेस करना पड़ता है, मतलब जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज है उनको क्या फेस करना पड़ता है? मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, उनको बार बार अपनी जगह को बदलना पड़ता है और वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी की तरह ट्रीट करते हैं। देन उसके बाद इरोजन ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन के तहत उनका इरोजन होता जा रहा है इंडिजिनियस कम्युनिटीज का, मतलब वो कम्युनिटीज जो नेचर से कनेक्टेड थी। देन लैक ऑफ लीगल रिकॉग्निशन, तो उनको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला। एंड रोमांटिसाइजेशन रिस्क, मतलब नॉट ऑल इंडिजिनियस प्रैक्टिस आर ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल, क्रिटिकल एवोल्यूशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो इंडिजिनियस सारी प्रैक्टिसेस है वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाए, बल्कि ये चीज जरूरी है कि उनका क्रिटिकल एवोल्यूशन करे और जो चीज सीरियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो उस चीज पे ध्यान दिया जाए। देन उसके बाद आगे, तो ये बेसिकली क्या है? ये लिमिटेशन है ऑफ द इंडिजिनियस कम्युनिटीज। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है? कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस को अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से इनको, तो इंडिजिनियस नॉलेज को ये बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इन कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये चीजों को ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, देन उसके बाद द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है और ये कंक्लूजन के कीवर्ड्स आप देख लोगे एक बार। ठीक है, बिफोर द एग्जाम आप एक बार इसको पढ़ लेना ताकि आपका एग्जाम बेटर हो और आप कंक्लूजन अच्छे से दे सको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ी तो ये मैंने फास्ट पढ़ाया है, फास्ट सेंस में, बिकॉज आपका कल ही पेपर है तो मुझे जल्दी से कंप्लीट करना पड़ा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं, सेकंड सेमेस्टर की सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जब भी आपको ठीक लगे आप जाकर के उससे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।